ठीक है, फिर आज का अपना टॉपिक है पावर बीआई चार्ट्स। कौन से चार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं और कौन से चार्ट्स कब यूज करने एग्जैक्टली exactly। तो सारे चार्ट्स इंक्लूड नहीं किया है मैंने, क्योंकि पावर बीआई में बहुत ज्यादा टाइप के चार्ट्स होते हैं और हम कस्टम चार्ट्स ऐड भी कर सकते हैं। तो इसीलिए बेसिक जितने भी मेन मेन इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं वही हम लोग देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट याद रखना कि ऐसे जो वर्टिकल बार्स होते हैं, वर्टिकल बार्स को हम लोग बोलते हैं कॉलम चार्ट्स। एंड वो चार्ट्स कब यूज करते हैं? दे आर आइडियल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज अक्रॉस कैटेगरीज। ये तो जब डिफरेंट कैटेगरीज होती है और हमें वैल्यू कंपेयर करना होता है तभी हम लोग कॉलम चार्ट यूज करेंगे। बेसिक याद रखना, फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज अक्रॉस कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज है उनके हमें वैल्यूज कंपेयर करना है तभी हम लोग ये यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल सेल्स बाय प्रोडक्ट और रेवेन्यू बाय रीजन एक्सेट्रा। तो जहां यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमेशा क्या जाएगा? कैटेगरिकल वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सप्लाईज फर्नीचर एंड टेक्नोलॉजी, क्या है ये? कैटेगरिकल वैल्यूज है। एंड वाई एक्सिस पे जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यूज, मतलब यहाँ पर ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। फिर की पॉइंट्स क्या है? इट हेल्प्स टू मेक कैटेगरी बेस्ड कंपैरिजन इजीली इंटरप्रेटेबल, मतलब हम लोग देख के बता सकते हैं एग्जैक्टली exactly कि कौन सा कैटेगरी बेटर परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस चार्ट में ऑफिस सप्लाईज आउट परफॉर्म कर रहा है फर्नीचर और टेक्नोलॉजी दोनों को भी। तो ये कंपैरिजंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। लिमिट द नंबर ऑफ कैटेगरीज, हमेशा ये जो चार्ट बनाओगे तब ये ध्यान में रखना है कि कैटेगरीज लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम लोग 10 15 50, अगर तुम लोग के पास फॉर एग्जांपल सिटीज का डेटा होता, ठीक है, सिटी वाइज कितना सेल हुआ है और वहां पर सिटीज है मे बी 30 40 50 इतने सिटीज है, उसका तुम लोग चार्ट नहीं बना सकते, तो वो बहुत खराब दिखेगा क्योंकि कंपेयर करनी ही नहीं जमेगा। ठीक है, जो अपना आइटम टाइप भी था ब्लिंकिट में, हमने क्या किया था? टॉप 5 या फिर बॉटम 5 सिलेक्ट किया था। क्यों? क्योंकि हम लोग उससे ज्यादा अगर डेटा होगा तो उसको अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। फिर यूज कंसिस्टेंट कलर स्कीम्स। कंसिस्टेंट कलर स्कीम्स का मतलब क्या है? ओवरऑल तुम्हारे जितने भी चार्ट्स हैं एक सेम कलर स्कीम फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पर मैंने अलग कलर स्कीम दिया है और दूसरे जगह पे मैंने रेड ब्लू ग्रीन दे दिया, दूसरे जगह पे कोई और ब्लैक एंड व्हाइट कलर कर दिया। तो सेम कलर स्कीम फॉलो होना चाहिए। ये चीजें बहुत मैटर करती है। अब कलर स्कीम मैटर इसीलिए करती है क्योंकि तुम्हारा जो रिपोर्ट है वो विजुअली अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। वो अगर खराब दिखेगा तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, रिजल्ट्स दिखेंगे, रिजल्ट्स तो सेम ही होंगे, बट जितना अच्छा दिखेगा उतना ज्यादा बेटर है तुम लोग के लिए एज अ प्रोजेक्ट। फिर इंश्योर एक्सेस आर स्केल्ड प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो स्केल्स अभी यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर बहुत बड़े नंबर्स हैं तो स्केल्स यूजुअली अगर डिफरेंस बहुत कम होता है ना, तो जीरो के बजाय किसी और नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे बी फ्रॉम 3000, फ्रॉम 4000 ऐसे। तो वहां पर कभी कभी वैल्यूज थोड़े गलत इंटरप्रेट हो जाते हैं। तो वो भी ध्यान देना है कि ये जो स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्ट जीरो से ही होना चाहिए। फिर कंसिडर यूजिंग स्टैक्ड और क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट्स फॉर कॉम्प्लेक्स कंपैरिजंस, मतलब अगर नॉर्मल कंपैरिजंस है तो ठीक है कॉलम चार्ट चल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक से ज्यादा कैटेगरी पे फोकस करना है, तो या तो स्टैक्ड यूज करना है या तो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट यूज करने हैं। अब स्टैक्ड एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट्स क्या होते हैं वो भी देखेंगे अब, लेकिन ये बेसिक नॉर्मल कॉलम चार्ट है। ठीक है, अगर एक कैटेगरिकल वेरिएबल चूज करोगे, एक न्यूमेरिकल वेरिएबल चूज करोगे, तो तुम लोग का एक बेसिक कॉलम चार्ट बनेगा। फिर कॉलम चार्ट के भी तीन टाइप्स होते हैं, एक क्लस्टर्ड होता है, एक स्टैक्ड होता है, एक 100% स्टैक्ड होता है। तो क्लस्टर्ड का मतलब ऐसे दिखता है। ठीक है, तो जो हमने देखा था ऑफिस सप्लाईज का ही डेटा है ये, लेकिन ऑफिस सप्लाईज के अंदर भी तीन डिफरेंट कैटेगरीज है, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस। तो उसका भी सेपरेट सेपरेट डिटेल दिया है। अब क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट्स आइडियल फॉर साइड बाय साइड कंपैरिजंस ऑफ वैल्यूज अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज और सब कैटेगरीज विद इन द सेम ग्रुप। तो यहाँ पर सेम ग्रुप क्या है? ऑफिस सप्लाईज। तो ऑफिस सप्लाईज में अगेन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर कौन है? कंज्यूमर सेक्शन। कंज्यूमर सेक्शन की वजह से ही जो ग्रोथ मिला है, जो हम देख रहे हैं कि ऑफिस सप्लाई सबसे ज्यादा आगे है। किसकी वजह से आगे? कंज्यूमर सेक्शन की वजह से, क्योंकि वही पे ज्यादा हो रहा है, ज्यादा सेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभी डेटा सुटेबिलिटी क्या होता है? एक्स एक्सिस पे सेम कैटेगरिकल होना चाहिए।
वाई एक्सिस पे न्यूमेरिकल एंड लेजेंड में भी कैटेगरिकल। अब यहाँ पर लेजेंड क्या है? ये जो सेक्शन है कंज्यूमर कॉर्पोरेट होम ऑफिस, ये लेजेंड है, जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के सब ग्रुप्स बता रहा है। एक मेन कैटेगरी है अपना ऑफिस सप्लाईज, और उसकी क्या बोल सकते हैं सब कैटेगरीज क्या है? कंज्यूमर कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस। सिमिलरली यहाँ पर भी मेन कैटेगरी फर्नीचर है, फर्नीचर के सब कैटेगरीज क्या है? कंज्यूमर कॉर्पोरेट होम ऑफिस। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के कैटेगरीज क्या है? कंज्यूमर कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चार्ट देखिए हम लोग ये एनालाइज कर सकते हैं कि ओवरऑल ऑफिस सप्लाईज बेटर परफॉर्म कर रहा है। ऑफिस सप्लाईज में भी कंज्यूमर सेक्शन बेटर परफॉर्म कर रहा है बहुत ज्यादा। और ओवरऑल अगर देखिए तो तीनों भी कैटेगरीज में सबसे बेटर परफॉर्मेंस कंज्यूमर सेक्शन का ही है, सबसे खराब परफॉर्मेंस होम ऑफिस का ही है। क्लियर? ओवरऑल हम लोग देख सकते हैं। फिर ये क्लस्टर्ड होने के बाद होता है स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, स्टैक्ड कॉलम चार्ट में क्या होता है? जो हम लोग ऐसे साइड बाय साइड लिख रहे हैं, वो वन अबव अनदर ऐसे स्टैक कर देते हैं। यहाँ पर साइड बाय साइड होता है क्लस्टर्ड में, और स्टैक में हम लोग एक के ऊपर एक रख देते हैं। So it is ideal for comparing the composition of each category to the total. Use this to show how individual component contribute to the overall total. मतलब इन शॉर्ट हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है कि अगर ओवरऑल ऑफिस सप्लाईज का हाइट इतना है, अगर इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 0.7 प्लस 1.1, 1.8, 1.8 प्लस 1.8, 3.6 थाउजेंड के अराउंड आएगा। ठीक है, तो अगर ओवरऑल ऑफिस सप्लाईज में ऑर्डर्स है 3.6, तो उसमें से कितने ऑर्डर्स मुझे होम ऑफिस से आ रहे हैं, कितने ऑर्डर्स मुझे कॉर्पोरेट से आ रहे हैं, कितने ऑर्डर्स मुझे कंज्यूमर से आ रहे हैं, ये अगर मुझे देखना होगा तो हम लोग यूज करते हैं स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पर साइड बाय साइड था, यहाँ पर वन अबव अनदर है, बस लेकिन वैल्यूज ही दिख रहे हैं यहाँ पर। एग्जैक्ट वैल्यू तो दिख रहा है, मतलब यहाँ पर वो तो मैं जो हमने कल देखा था, अगर मैं पॉइंट वाला जो हटा दूंगा, थाउजेंड्स किया है यहाँ पे मैंने, वो अगर हटा देंगे ऑटो रखेंगे तो पूरा वैल्यू दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक? स्टैक कॉलम चार्ट एक के ऊपर स्टैक करते हैं, इसीलिए इसको स्टैक्ड कॉलम चार्ट बोला जाता है। फिर आता है 100% स्टैक कॉलम चार्ट। अब 100% स्टैक्ड एंड स्टैक्ड में एक फर्क क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट हाइट है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि ऑफिस सप्लाईज बेटर परफॉर्म कर रहा है फर्नीचर से, फर्नीचर बेटर परफॉर्म कर रहा है टेक्नोलॉजी से। लेकिन जब भी हम लोग 100% स्टैक कॉलम चार्ट यूज करेंगे, तब हम इन तीनों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम ऑफिस सप्लाईज और फर्नीचर को, फर्नीचर और टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी और ऑफिस सप्लाईज को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम लोग किन को कंपेयर कर रहे हैं? कंज्यूमर कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस को, कि वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं होम ऑफिस ऑफिस सप्लाईज के लिए, वो कितना कंपेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फर्नीचर के लिए, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिए। तो it is ideal for comparing the relative percentage contribution of each category to the total. Use this when you want to focus on the proportion rather than absolute value. जब हमें कैटेगरी टू कैटेगरी कंपेयर नहीं करना, लेकिन सब कैटेगरीज को कंपेयर करना है कि हाँ ठीक है, ओवरऑल इसमें अगर 100 ऑर्डर्स मुझे मिल रहे हैं, ऑफिस सप्लाईज में अगर मुझे 100 ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो कितना परसेंट कंज्यूमर के ऑर्डर्स है, कितना परसेंट कॉर्पोरेट के ऑर्डर्स है, कितना परसेंट होम ऑफिस के ऑर्डर्स। ये पता करने के लिए हम लोग 100% स्टैक कॉलम चार्ट यूज करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर सबका हाइट सेम होता है हमेशा। 100% स्टैक कॉलम चार्ट का हाइट सेम रहता है। हम ये यूज तभी करेंगे जब हमें कंपोजिशन देखना होता है। परसेंटेज का मतलब उसको बोला जाता है कंपोजिशन। जब हर सब कैटेगरी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टूवर्ड्स अ टोटल, वो देखना होता है, तभी हम लोग यूज करते हैं 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। क्लियर है? फिर आता है बार चार्ट। अब ये जो पहले हमने देखा था कॉलम चार्ट, फिर कॉलम चार्ट के तीन टाइप्स देखे थे, स्टैक्ड, क्लस्टर्ड एंड 100% स्टैक्ड। सिमिलरली बार चार्ट होता है, बार चार्ट्स आर कॉलम चार्ट्स बट टर्न साइडवेज, इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पर वर्टिकल है, वो बार चार्ट में हॉरिजॉन्टल बन जाता है। उसके भी अगेन तीन टाइप्स है, ये हमने जो नॉर्मल देखा था वो है, ये कौन सा है? क्लस्टर्ड बार चार्ट, ये 100% स्टैक्ड बार चार्ट, और ये स्टैक्ड बार चार्ट। ठीक है, सेम ही जैसे कॉलम चार्ट होता है वैसे ही बार चार्ट भी होता है, बस उसका ओरिएंटेशन अलग होता है। तो अब कब यूज करना है बार चार्ट, कब यूज करना है कॉलम चार्ट?
Bar charts are better than column chart when you want to display rankings, comparisons और competition results because reading top down is more natural. मतलब यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं वो हमें हमेशा ये देखना होता है कि सामने वाला जो कंज्यूमर है वो उसको कंज्यूम कैसे करेगा, उसके लिए बेटर बनाना। तो अब अगर मैं इस वे से बार चार्ट यूज करता हूं तो मैं देख सकता हूं कि टॉप पे कौन है, होम ऑफिस सप्लाईज है। तो मैं डायरेक्टली ये अज्यूम कर लूंगा कि हाँ ऑफिस सप्लाई स्टॉप पे है, इसलिए मैंने उस वे से दिखाया है इसको। तो हमेशा जब हमें रैंकिंग्स दिखानी होती है, फॉर एग्जाम्पल मे बी मुझे रिजल्ट दिखाना होता कि फर्स्ट नंबर किसका आया, सेकंड नंबर किसका आया, थर्ड नंबर किसका आया, या फिर जो हमने टॉप 5 आइटम्स, टॉप बॉटम 5 आइटम्स निकाले थे, जब मुझे रैंकिंग दिखानी थी तब हम लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं बार चार्ट्स को। क्लियर है, ताकि हम लोग को क्लियरली रैंकिंग मिल जाए। अगर मैं 10th के बोर्ड के रिजल्ट्स भी देखता हूँ तो उस टाइम भी हम लोग प्रेफर करेंगे ये यूज करना, बार चार्ट्स, ताकि हम लोग नाम दिखा पाए कि हाँ ये पर्टिकुलर नाम है, उसको इतना इतना परसेंटेज आया, सेकंड ये है इसको इतना इतना परसेंटेज आया, तब भी हम लोग प्रेफर करेंगे बार चार्ट। या फिर सेकंड रीजन क्या है कब यूज करना है, यूज बार चार्ट्स और कॉलम चार्ट्स व्हेन कैटेगरी नेम्स आर लॉन्गर। जब कैटेगरी के नाम थोड़े ज्यादा लंबे होंगे तब इश्यू क्या आता है कि दिखता नहीं है। अगर यहाँ पर ऑफिस सप्लाईज के बजाय कुछ और बहुत बड़ा नाम लिखा होता तो वो कंप्लीट दिखता नहीं, यहाँ पर डॉट 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 आ जाता। तो उस टाइम भी हम लोग प्रेफर करेंगे बार चार्ट चूज करना। एवरीथिंग एल्स along with the types of bar charts are same as column chart। जैसे हमने तीन ये देखे थे सब टाइप्स कॉलम चार्ट के, वैसे ही बार चार्ट के भी होते हैं। फिर आता है अगेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पाई चार्ट। तो पाई चार्ट इज आइडियल फॉर टू शो कंपोजिशन ऑफ होल कैटेगरी। मतलब ये जो हम लोग देख रहे थे 100% स्टैक कॉलम चार्ट, इसी को अगर मैं गोल बना दूं तो बन जाएगा पाई चार्ट। रिप्लेस होगी, मतलब एक्स एक्सिस पे, हाँ यहाँ पर आई गेस, हाँ मुझे चेंज करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे न्यूमेरिकल जाएगा, वाई पे कैटेगरिकल जाएगा। सो पाई चार्ट इज यूज टू शो कंपोजिशन ऑफ द होल कैटेगरी, मार्केट शेयर ऑफ डिफरेंट स्मार्टफोन ब्रांड्स। मतलब कितना परसेंट एप्पल यूज कर रहे हैं लोग, कितना परसेंट सैमसंग यूज कर रहे हैं, कितना परसेंट ओप्पो वीवो वो यूज कर रहे हैं। हाँ, वो दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं पाई चार्ट। डेटा सुटेबिलिटी क्या होता है, लेजेंड में हमेशा कैटेगरिकल वैल्यूज जानी चाहिए, और वैल्यूज में कुछ भी डाल सकते हो, न्यूमेरिकल भी चलेगा, कैटेगरिकल भी चलेगा। की पॉइंट्स क्या है, इट हेल्प्स टू शो पार्ट टू होल रिलेशनशिप। मतलब कि एक पर्टिकुलर पार्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो बता रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट हम लोग दिखे तो वेस्ट 32.21% कंट्रीब्यूट कर रहा है टू दी ओवरऑल टोटल, ये हमें पाई चार्ट से पता चल रहा है। फिर ईस्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 28.61% कंट्रीब्यूट कर रहा है ईस्ट टू दी होल टोटल। ठीक है, उसी को बोलते हैं पार्ट टू होल रिलेशनशिप। इसका भी लिमिटेशन क्या है, ओनली यूज फॉर 5 और लेस कैटेगरीज। 5 या 5 से कम कैटेगरीज होंगे तभी वो अच्छा दिखेगा, वरना अगर बहुत ज्यादा क्लटर कर लिया तो खराब दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ पावर बीआई में, देखो हमने ये जो तीन टाइप्स देखे थे ना वो यहीं पे है। ये अपना स्टैक्ड बार चार्ट, स्टैक्ड कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, 100% स्टैक्ड बार चार्ट, 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। तो अगर मैं एक ये सिलेक्ट करता हूँ तो हमेशा ये यहाँ पर ही गलती करते हो तुम लोग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड लेजेंड में। तो अभी पहले हम लोग कॉलम चार्ट बना के देखते हैं। सो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटेगरिकल वैल्यू है इसलिए वो गया एक्स एक्सिस में। फिर सेल्स न्यूमेरिकल है इसलिए वो गया वाई एक्सिस में। और हमेशा ये भी ध्यान देना है कि ये देखो यहाँ पर जो ये समेशन का साइन है या फिर हॉरिजॉन्टल एम लिखा है ना, उसका मतलब वो सारे कौन से वैल्यूज है, न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज के आगे ऐसा सिंबल लिखा होता है। अगर कुछ भी सिंबल नहीं है इसका मतलब वो नॉर्मल अपना टेक्सचुअल कॉलम है।
और यहाँ पर डेट के कॉलम के आगे कैलेंडर का सिंबल। क्लियर है इतना? फिर ये अपना बन गया नॉर्मल कौन सा चार्ट, कॉलम चार्ट। सेम ही अगर मैं बाजू में दूसरा सिलेक्ट करता हूं तो ये बन जाएगा अपना बार चार्ट। ठीक है, सेम है। अभी मैंने सिलेक्ट क्या किया था, स्टैक्ड बार चार्ट, फिर भी ये नॉर्मली बार चार्ट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं लेजेंड में कोई वैल्यू ऐड नहीं करूंगा तब तक वो नॉर्मली सिंगल वाला ही बताएगा। अब जैसे ही मैं लेजेंड में कोई और वैल्यू ऐड करता हूँ, मे बी सेगमेंट, तो अब इसके सेक्शंस पड़ गए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर जाके सेगमेंट ऐड करता हूँ लेजेंड में, तो अगेन ये नॉर्मल से क्या बन गया, स्टैक्ड बार चार्ट बन गया। हाँ हाँ, वो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं चाहिए तो, फॉर्मेट में जाके। तो ये अपने नॉर्मल चार्ट्स हैं, ये स्टैक्ड वाले चार्ट्स हैं। इसी को अगर मुझे कन्वर्ट करना है इनटू 100% स्टैक, तो मुझे क्या करना है, बस ये क्लिक करना है, खत्म हो गया। कुछ और एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती है तुम्हें, बस जाके वो टाइप सिलेक्ट करना है बस। ये अपना बन गया 100% स्टैक। फिर अभी यहाँ पर वैल्यूज नहीं है तो वो तुम लोग जाके सिलेक्ट कर सकते हो, बस तुम्हें क्या करना है, वो पर्टिकुलर फील्ड विजुअल सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट विजुअल में जाना है, एंड देन डेटा लेबल्स ऑन, तो डेटा लेबल्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो पर्पल एरिया है या फिर ये जो ब्लू एरिया है वहां पर नहीं दिख रहा है डेटा, क्योंकि जगह नहीं है उसको। अगर एक्सपांड करता हूं मैं, मतलब, हाँ, जब उसका कलर चेंज करना है तो अगेन डेटा लेबल्स को ही चेंज करना है, तो उसका विंडो ओपन करो और यहाँ पर जाके ये बोल्ड करो चाहिए तो, इसका कलर, हाँ, तो जो भी कलर बेटर दिखेगा, इस पे तो व्हाइट ही बेटर दिख रहा है, तो वो तुम लोग सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, वो चेंज करना है। क्लियर है यहाँ तक? फिर लास्ट वाला अपना क्लस्टर्ड कर दिया यार तेरे को। नहीं करने, नहीं नहीं कर, वो करने वाले, चलो अच्छा तुम्हारे नहीं। तो ये अपना क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। तो देखो यहाँ पर अभी ये जो अपना क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है वो तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा, हाँ, तो ये तुम्हें ही विजुअली देखना पड़ेगा कि कौन सा विजुअली बेटर लग रहा है। ये भी यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो ये भी अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन तुम्हें अगेन वही करना है कि विजुअली सामने वाला जो भी कंज्यूमर है आपका, या तो वो नॉर्मल ऑडियंस हो सकता है, या फिर वो तुम्हारे जो स्टेक होल्डर्स है वो हो सकते हैं, या फिर कलीग्स जस्ट प्रोजेक्ट पोस्ट करने के लिए तुम्हारे कलीग्स हो सकते हैं। जो भी तुम्हारी ऑडियंस है उसके हिसाब से सोचो कि क्या ये डेटा देख के वो कुछ एनालाइज कर पाएंगे। अगर नहीं, तो फिर वो चार्ट बनाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। फिर अगर मुझे पाई चार्ट बनाना है तो पाई चार्ट सिलेक्ट करो, एक टेम्पलेट बन गया। यहां से जाके अगेन एक कैटेगरिकल वैल्यू चूज करना है, सेगमेंट और प्रॉफिट, चलो, हाँ, सेल्स भी चलेगा। तो ये अपना बन गया पाई चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, फिर स्मॉल बिजनेस, देन मिड मार्केट, और सबसे कम, सॉरी, हाँ, चैनल पार्टनर्स, और उसके बाद मिड मार्केट एंड इंटरप्राइज, तो आई गेस बहुत कम है इसलिए नहीं दिख रहा है। कहाँ पर?
ठीक है, तो यूजुअली हम लोग जब थोड़े कम कैटेगरीज होते हैं ना, उसी के लिए हम लोग पाई चार्ट यूज करते हैं। क्योंकि हाँ, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कैटेगरीज होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेगमेंट नहीं सिलेक्ट करता और सिलेक्ट कर लेता कंट्री, इस कंट्री भी कम ही है। ऑर्डर आईडी कहाँ पे है? ठीक है, मंथ नेम। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जब हो जाते हैं ना, तो ज्यादा तुम लोग कुछ एनालाइज नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या लग रहा है फिर यहाँ पे? हम लोग बस ये बोल सकते हैं कि हाँ, सबसे ज्यादा अक्टूबर मंथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर दिसंबर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बाद सितंबर आ रहा है, उसके बाद जून आ रहा है, लेकिन बाकी सारे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो उनके बारे में हम लोग कुछ अलग से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जब कम कैटेगरीज होंगे, तभी तुम लोग पाई चार्ट बेटर वे से यूज कर पाओगे। ठीक है, तो ये अपना बन गया पाई चार्ट। और इसी की तरह सेम एग्जैक्ट डुप्लीकेट होता है डोनट चार्ट, बस बीच में एक, हाँ, एक होल होता है। हाँ, तो इसी के बाद अपना आता है डोनट चार्ट। तो डोनट चार्ट सेम एज पाई चार्ट विद अ होल इन द मिडल, बस। यहाँ पर भी लेजेंड में कैटेगरिकल जाएगा, वैल्यूज में न्यूमेरिकल या फिर कैटेगरिकल। इट गिव्स मॉडर्न लुक देन पाई चार्ट। यू कैन यूज इट टू ऐड कंपनी और ब्रांड लोगो एट द सेंटर। मतलब अगर लोगो वगैरह ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली बोलूंगा कि कभी भी पाई चार्ट यूज मत करना। जब भी यूज करना है, डोनट चार्ट यूज करो, क्योंकि वो बेटर दिखता है, ज्यादा वो कंजेस्टेड भी नहीं दिखता है, और मॉडर्न लुक देता है तुम्हारी रिपोर्ट को। तो हमेशा प्रेफर करना पाई चार्ट, डोनट चार्ट ओवर पाई चार्ट। सेम, हाँ हाँ, 5 या 5 से कम। फिर आता है लाइन चार्ट। ठीक है, अब लाइन चार्ट इज आइडियल फॉर ट्रैकिंग चेंजेस ओवर टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिंग चेंजेस ओवर टाइम। मतलब लाइन चार्ट तभी यूज करना है जब हमारे पास टेम्पोरल डेटा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा भी है मैंने, डेटा सुटेबिलिटी एक्स एक्सिस इक्वल्स टू टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब मंथ्स हो गए, ईयर्स हो गए, डेट हो गया, टाइम हो गया। वही जो डेटा होता है ना, वही डेटा हमें एक्स एक्सिस पे डालना है। हम लोग लाइन चार्ट पे कैटेगरीज भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका कुछ लॉजिकली मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, हमेशा जब टाइम वाला डेटा देखना है, तो हमेशा हमें लाइन चार्ट ही यूज करना है। लाइन चार्ट नॉर्मल कैटेगरी के लिए यूज नहीं कर सकते तुम। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे टेम्पोरल जाएगा, वाई एक्सिस पे न्यूमेरिकल जाएगा। यूज इट व्हेन यू नीड टू हाईलाइट ट्रेंड्स, फ्लक्चुएशन और पैटर्न्स। ठीक है, ट्रेंड्स वगैरह दिखाने होंगे, तब हम लोग ये यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये डेटा अगर देखोगे, तो ये डेटा देख के क्या बोल सकते हो? मतलब इन शॉर्ट, कि ये जो डेटा है ना, मेरा जो भी डेटा है, वो एक पॉजिटिव ट्रेंड फॉलो कर रहा है। मतलब जो सेल्स है या फिर जो भी सेल्स या फिर ऑर्डर्स या फिर प्रॉफिट है, वो बढ़ते ही जा रहा है। हाँ, एक ड्रॉप आया था 1900 पे, मतलब अक्टूबर पे एक ड्रॉप आया था, लेकिन ओवरऑल वो बढ़ते ही जा रहा है। ये पैटर्न हम लोग यहाँ से देख के बोल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली फ्लक्चुएशंस वगैरह वो भी देख सकते हैं, कि ये अगर डेटा देखोगे, दूसरा वाला चार्ट जो है, कि फेब में बहुत कम गया, फिर मार्च में बहुत बढ़ा, अगेन अप्रैल में कम हो गया, फिर मई में बढ़ा, फिर मई से अगस्त तक डिक्लाइन पे था, फिर सितंबर अक्टूबर में अगेन बहुत इंक्रीज हो गया, फिर नवंबर में ड्रॉप हुआ। तो ये सब हम लोग क्या देख सकते हैं? फ्लक्चुएशंस देख सकते हैं। ये फ्लक्चुएशंस देख के हम लोग क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे कि उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हुआ था। क्या हमारा कोई अलग से कैंपेन चालू था, जिसके वजह से मे बी ग्रोथ हुआ बहुत ज्यादा, या फिर बहुत ज्यादा डाउनफॉल हुआ, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ डिफेक्ट हुआ था, कुछ अलग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो गए थे। हाँ, लेकिन हम बताते हैं कि यहाँ पर इस टाइम पे कुछ ना कुछ हुआ था।
फिर एज अ डेटा एनालिस्ट हमें भी ये पता करना पड़ेगा कि वो टाइम फ्रेम के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर तुम आइसक्रीम सेल्स का डेटा देखोगे तो जब समर्स होते हैं तब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसका, और बाकी के जब उनका टेम्परेचर यूजुअली कम होता है तब उतना सेल होता नहीं। तो वो हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ इस टाइम पे अपना बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, इस टाइम पे अपने को इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बड़ी बना है। हाँ, और बाकी के टाइम जब विंटर्स होते हैं तब इन्वेंट्री कम रखनी, या फिर वो जो दिवाली के टाइम कौन सा साबुन है, मोती साबुन जो होता है, दिवाली के टाइम बहुत बिकता है, बाकी के टाइम बिकता ही नहीं। हाँ, जब हाँ स्वीट्स हो गए वो फेस्टिवल्स के टाइम पे बहुत ज्यादा बेचे जाते हैं। चॉकलेट्स हो गए वो क्या बोलते हैं, वैलेंटाइंस वीक उस टाइम पे बहुत ज्यादा बेचे जाते हैं। तो हम एज अ डेटा एनालिस्ट क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा वो कौन से टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा बिक रहा है, तो हम जो अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वहां पर बोल सकते हैं कि हाँ इस टाइम पीरियड के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स रखने हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने हैं, मैन्युफैक्चर करना है। और जो अपना नॉर्मल टाइम ऑफ सीजन वाला टाइम वहां पर ज्यादा प्रोडक्ट्स मत बनाओ, बिकॉज हो सकता है कि वो वेस्ट चले जाए। ठीक है, इसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। या फिर अगर कोई कॉल सेंटर का मेरे पास डेटा है, ठीक है, कॉल सेंटर में मैं देख रहा हूँ कि हर दिन जो अपना फ्रॉम संडे टू सैटरडे, ठीक है, हर दिन कितने नंबर ऑफ कॉल्स आ रहे हैं, ये अगर इसका अगर मैंने लाइन चार्ट बना दिया तो जिस दिन सबसे ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं उस दिन मैं क्या ट्राई करूंगा कि कोई भी छुट्टी ना ले, उस दिन मैं ट्राई करूंगा कि सारे के सारे प्रेजेंट हो। और जिस दिन सबसे कम कॉल आ रहे हैं उस दिन मैं ट्राई करूंगा कि जो वीकली हॉलीडे होता है वो उस पर्टिकुलर दिन पे दिया जाए, rather देन सैटरडे और संडे। मैं देखूंगा कि मुझे सबसे लीस्ट कॉल्स कब आ रहे हैं, उस दिन में जो अपना वीकली ऑफ होता है वो दूंगा अपने एम्प्लॉयज को। सो एज ए डेटा एनालिस्ट हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इस दिन बहुत कम कॉल्स आ रहे हैं तो इट्स बेटर कि इसी दिन हम लोग छुट्टी दें। अदरवाइज अगर संडे और सैटरडे को ही बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं और उसी दिन हमने छुट्टी दे दिया तो उसका कुछ मतलब नहीं है, फिर बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। क्लियर है, इस वे से हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं ग्राफ्स को। अगेन इसका अवॉइड एडिंग अनरिलेटेड लाइंस इन अ सिंगल चार्ट। अनरिलेटेड लाइंस का मतलब क्या है कि अगर मैंने एक ये सेल्स का लाइन ऐड कर दिया, ठीक है, मंथ वाइज सेल्स कितना हो रहा है वो लाइन ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने टेम्परेचर का लाइन ऐड कर दिया उसी में, नहीं, लॉजिकल लाइंस ही ऐड करो। फॉर एग्जांपल सेल्स ऐड किया है या फिर प्रॉफिट ऐड किया है, लॉस ऐड किया है, ऑर्डर्स ऐड किया है, वो लॉजिकल सब वैल्यूज है तो वो ऐड करोगे उनको कंपेयर करोगे, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स है, मैंने या फिर आईपीएल अभी चल रहा है तो आईपीएल का पावर प्ले का हर टीम, या फिर पावर प्ले नहीं, 1 से लेके 20 ओवर तक सबका एवरेज रन कितना स्कोर कर रहा है, वो अगर मैंने सारे टीम्स के ऐड कर दिए तो वो ठीक है, सारे के सारे क्या रन ही है तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। लेकिन मैंने एक लाइन ऐड किया रन्स का, एक लाइन ऐड किया विकेट्स का, तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा, मतलब नहीं बनता है ना, मैं उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता। तो जो लाइंस होंगे, एक से ज्यादा लाइंस अगर डाल रहे हो तो वो रिलेटेड लाइंस होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के ही लाइंस ऐड करो, अगर सेल्स है रुपीज वाले लाइन है तो रुपीज वाली लाइंस ही ऐड करो। ऐसा करने का कोई आंसर समझेगा नहीं अगर एक मैंने सेल्स वाला डाल दिया एक मैंने टेम्परेचर वाला डाल दिया, रिलेशन नहीं बैठेगा उस पर। ठीक है, तो वो ऐसे रिलेटेड वैल्यूज ही होने चाहिए। फिर अवॉइड यूजिंग इट फॉर कैटेगरिकल कंपैरिजन, कैटेगरिकल वैल्यूज के लिए ये यूज नहीं करना है हमें। फिर अवॉइड यूजिंग इट टू ट्रेंड फॉर मोर देन 2 कैटेगरीज, 2 से ज्यादा मत रखो क्योंकि कंपेयर करना बहुत ट्रिकी हो जाएगा। फिर लाइन के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक एरिया चार्ट होता है, एक स्टैक्ड एरिया चार्ट होता है। सो एरिया चार्ट इज आइडियल फॉर शोइंग ट्रेंड एज वेल एज मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू दिखाने के लिए भी हम लोग एरिया चार्ट यूज करते हैं। अब इसमें एक्स एक्सिस पे टेम्पोरल जाएगा, वाई पे न्यूमेरिकल जाएगा एंड लेजेंड पे कैटेगरिकल जाएगा। ठीक है, मतलब तीनों टाइप के डेटा हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, टेम्पोरल, कैटेगरिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल। लेजेंड मतलब ये जो अभी फॉर एग्जांपल मैं 2 कैटेगरीज बता रहा हूँ ना, तो ये लेजेंड में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, सम ऑफ प्रॉफिट और क्वांटिटी दोनों यूज कर रहा हूँ। लेजेंड मतलब जो डिफरेंट कलर्स दिखते हैं वो लेजेंड की वजह से दिखते हैं।
फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। यहाँ पर मैंने लेजेंड यूज नहीं किया है, इसलिए एक सिंगल कलर ही है, एक सिंगल लाइन ही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर समझना है एरिया चार्ट क्या है, लाइन चार्ट के नीचे का एरिया अगर मैंने शेड कर दिया, हाईलाइट कर दिया, तो वो बन जाएगा एरिया चार्ट। सिमिलरली एक होता है स्टैक्ड एरिया चार्ट। तो स्टैक्ड और एरिया चार्ट में क्या डिफरेंस है कि अगर मैं तो इंसर्ट, सो स्टैक का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल एरिया चार्ट है अपना, ठीक है, वो ऐसे दिखता है, मतलब एक के ऊपर एक। तो अगर ये मेरा दूसरा कलर रहा, मे बी ठीक है, तो प्रीवियस का हाइट उतना ही है, प्रीवियस जो मेरा ब्लॉक है उसका हाइट इतना ही है, और इसके साइड में मैंने ये लगा दिया, इसके ऊपर ये लगा दिया। हाँ, ऐसे बोल सकते हो, ये मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, ये मेरा फोन है, इसके आगे मैंने लगा दिया। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल अपना जो लाइन चार्ट है, एरिया चार्ट। ठीक है, स्टैक्ड का मतलब क्या, इसके या तो मैं ऊपर लेके जाऊंगा इसको ऐसे, या फिर नीचे, इसको बोलते हैं स्टैक। मतलब दोनों भी वैल्यूज डिफरेंटली दिखते हैं ऐसे। ठीक है, सिंपल डिफरेंस है स्टैक्ड और नॉर्मल में, एरिया में। फिर ये क्या करते हैं, आइडियल फॉर शोइंग हाउ पार्ट्स कंबाइन टू फॉर्म अ क्यूमुलेटिव ट्रेंड। मतलब दोनों के एडिशन से एग्जैक्टली क्या बन रहा है, वो अगर मुझे देखना है तो स्टैक यूज करते हैं। अगर मुझे दोनों को सेपरेटली देखना है तो हम एरिया यूज करते हैं। फिर आता है वाटरफॉल चार्ट। अब अगेन वाटरफॉल चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का चार्ट है। इट इज आइडियल फॉर विजुअलाइजिंग cumulative effect of sequentially introduce positive or negative values। ठीक है, आइडियल फॉर विजुअलाइजिंग cumulative effect। cumulative effect मतलब क्या, पीछे वाली चीजें ऐड करके, ऑफ सीक्वेंशियली इंट्रोड्यूस पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। सीक्वेंशियली कैसे चेंज हो रहा है वो। अब यहाँ पर डेटा सुटेबिलिटी क्या आएगा, एक्स एक्सिस में टेम्पोरल ही जाना चाहिए, लाइन चार्ट के जैसे, वाई में न्यूमेरिकल, और यहाँ पर नया फील्ड बन चुका है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन में कैटेगरिकल वैल्यू। हाँ, काइंड ऑफ बोल सकते हो। अभी देखते हैं एग्जैक्टली कैसे होता है। की पॉइंट्स क्या है, यूज टू शो हाउ कैन इनिशियल वैल्यू अफेक्टेड बाय अ सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यूज लीडिंग टू अ फाइनल रिजल्ट। मतलब एक फाइनल रिजल्ट आएगा, उस फाइनल रिजल्ट आने के बीच का जो प्रोसेस है वो बताने का काम करता है वाटरफॉल चार्ट। अब ये नॉर्मल अपना बेस्ट प्रैक्टिस है कि कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स यूज करो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब अगर लॉस हो रहा है तो नेगेटिव डालो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पॉजिटिव ग्रीन डालो। सॉरी, लॉस हो रहा है तो नेगेटिव बोल दिया मैं। अगर लॉस हो रहा है तो रेड कलर यूज करो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ग्रीन कलर यूज करो। हाँ, मतलब हम लोग यूज तो कोई भी कलर कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली तुम्हें यही यूज करना है। हाँ, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट्स विद मेनी सीक्वेंशियल चेंजेस। अगर बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है तो अगेन उसको हम लोग एनालाइज नहीं कर पाएंगे। कीप इट इंटरेक्टिव बाय एडिंग स्लाइसेस टू एक्सप्लोर डिफरेंट कैटेगरीज। अब एग्जैक्टली क्या होता है वाटरफॉल चार्ट, ये अपना चार्ट है वाटरफॉल का। ठीक है, अभी ऐसे वाटर की तरह फ्लो कर रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं वाटरफॉल चार्ट। मतलब एक पीक से ऐसे पानी गिर रहा है, ऐसे दिखता है इसलिए। अब सीक्वेंशियल चेंजेस मतलब क्या, अब यहाँ पर लिखा है क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। अगर मैं सिर्फ क्रिएट करता इससे कॉलम चार्ट, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्लू वाले बार्स है ना, यही दिखते हैं कि क्वार्टर वन में इतना सेल था, क्वार्टर टू में इतना सेल था, सेल ही लिखा है या फिर प्रॉफिट है, मे बी प्रॉफिट होगा। क्वार्टर थ्री में इतना प्रॉफिट था, क्वार्टर फोर में इतना प्रॉफिट था। ठीक है, इतना ही दिखता, लेकिन एग्जैक्टली वो चेंजेस कैसे हो रहे हैं
वन बाय वन वो हमें वाटरफॉल से दिखता है कि इस वैल्यू से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता मे बी 10,000 और यहाँ पर क्वार्टर टू में कम हुआ है ना, अज्यूम कर लो 4,000 हुआ है, तो ये जो 10,000 था, 10,000 से 4,000 तक पहुंचने के लिए एग्जैक्टली क्या हुआ, तो वो हम लोग देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कॉर्पोरेट ने तो 7,000 का प्रॉफिट दिया मुझे, लेकिन होम ऑफिस ने 3,000 का लॉस दिया, कंज्यूमर ने 7,000 का लॉस दिया, तो इसलिए मैं -3 पे पहुंच गया यहाँ पे क्वार्टर टू तक पहुंचते पहुंचते। तो यहाँ पर अगर 10 था तो यहाँ पर मैं 7 पे पहुंच गया, 3 माइनस हो गया। क्लियर है? फिर क्वार्टर टू से लेके क्वार्टर थ्री में बस प्रॉफिट ही हुआ है, लेकिन किसने प्रॉफिट दिया? कंज्यूमर ने 8,000 का प्रॉफिट दिया, होम ऑफिस ने 3,000 का प्रॉफिट दिया और कॉर्पोरेट ने बहुत कम दिया है, 1,000 से भी बहुत कम दिया है, इसलिए वो नेग्लिजिबल ही है। फिर क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है, लेकिन किसकी वजह से हुआ है? होम ऑफिस की वजह से बहुत ज्यादा 11,000 का ग्रोथ हुआ है, कॉर्पोरेट की वजह से 7,000 का ग्रोथ हुआ है और कंज्यूमर की वजह से 5,000 का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल कौन सा सेक्टर ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है ओवरऑल? सिर्फ क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर के नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ओवरऑल सबसे स्टेबल सेगमेंट कौन सा है? स्टेबल सेगमेंट कॉर्पोरेट सबसे स्टेबल है क्योंकि उसमें ऊपर नीचे नहीं हो रहा है ज्यादा, फर्स्ट टाइम भी प्रॉफिट में ही था, सेकेंड टाइम लॉस या प्रॉफिट दिख नहीं रहा है, मतलब या तो बहुत नेग्लिजिबल ही था, ना प्रॉफिट दिया है ना लॉस दिया है ज्यादा, और लास्ट में भी 7,000 का प्रॉफिट दिया है, मतलब ज्यादा लॉस तो किया ही नहीं है इसने। फिर होम ऑफिस जो है वो इसने पहले -3 का लॉस दिया, फिर प्रॉफिट दिया और फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिया, मतलब ग्रोइंग सेगमेंट कौन सा लग रहा है मुझे? होम ऑफिस ग्रोइंग सेगमेंट लग रहा है कि स्टार्टिंग में तो लॉस दिया फिर बढ़ते ही जा रहा है उसका प्रॉफिट। फिर कंज्यूमर, कंज्यूमर यहाँ पर है अपना 7,000 लॉस में, फिर 8,000 प्रॉफिट में और फिर 5,000 प्रॉफिट में, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट कितना कराया कंज्यूमर ने? 6,000 का। कॉर्पोरेट ने कितना प्रॉफिट कराया? हाँ, 14,000 का। और होम ऑफिस ने 11,000, मतलब सबसे हाईएस्ट किसने प्रॉफिट कराया? होम ऑफिस ने। कैसे? कॉर्पोरेट ने ना 14,000, होम ऑफिस ने 11,000 एंड कंज्यूमर ने 6,000, मतलब सबसे कम कंज्यूमर ने कराया। क्लियर है? ऐसे हम लोग एनालाइज करते हैं वाटरफॉल चार्ट। उसके बाद आता है रिबन चार्ट। तो रिबन चार्ट इज आइडियल फॉर शोइंग रैंक्स एंड कंपैरिजंस ऑफ वैल्यूज ओवर टाइम और अक्रॉस कैटेगरीज, मतलब ओवर टाइम एग्जैक्टली क्या चेंज हो रहा है रैंकिंग में। मे भी हो सकता है कि तो हम ये बोल सकते हैं अबाउट टॉप परफॉर्मेंस, क्या हो सकता है अगर आईपीएल के मैं टीम्स के रिगार्डिंग देखूं कि 5 साल में पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन से टीम्स थे, फिर नेक्स्ट साल उन 3 टीम्स क्या हुआ, उन 3 टीम्स का वो क्या वो नीचे गए, क्या वो टॉप में ही है, फिर नेक्स्ट साल क्या हुआ, उसके नेक्स्ट साल क्या हुआ, उसका ऐसे जर्नी दिखाने के लिए हम लोग वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस अगेन टेम्पोरल आएगा, टाइम वाला वैल्यू, वाई एक्सिस पे न्यूमेरिकल एंड लेजेंड कैटेगरिकल, similar to stacked chart but category with higher value will be at top। ठीक है, स्टैक चार्ट जो हमने देखा था, ठीक है, यहाँ पर हमेशा क्या हो रहा है, नीचे नीचे कंज्यूमर ही है, मतलब एक ही कैटेगरी नीचे है, उसके ऊपर भी कॉर्पोरेट ही है हर बार और उसके ऊपर भी होम ऑफिस ही है हर बार। ठीक है, हर बार सेम ही पैटर्न फॉलो करेगा,
ऐसे नहीं कि अगर ये वैल्यू बढ़ गया तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। हर बार सेम ही वैल्यू फॉलो करेगा, सेम ही ऑर्डर फॉलो करेगा। लेकिन रिबन में क्या होता है कि जो वैल्यू हाईएस्ट है वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो हमें एक जर्नी दिख रहा है कि कॉर्पोरेट एक बार ऊपर आया, फिर नॉर्मल एवरेज ही था, होम ऑफिस हमेशा नीचे था, और जो अपना कंज्यूमर है वो क्वार्टर 2 में थोड़ा नीचे गया था, लेकिन ओवरऑल वो आगे ही बढ़ रहा है। क्लियर है? तो हम लोग ऐसे सीक्वेंशियली उसके चेंजेस देख सकते हैं कि क्वार्टर बाय क्वार्टर क्या चेंज हो रहा है उसमें एग्जैक्टली। समझा? फिर रिबन चार्ट के बाद आता है फनल चार्ट। तो फनल चार्ट इज आइडियल फॉर विजुअलाइजिंग अ प्रोसेस और कन्वर्जन फनल। कैटेगरी में जाएगा कैटेगरिकल वैल्यू, वैल्यूज में जाएंगे, बोथ जा सकते हैं, कैटेगरिकल भी जा सकते हैं, न्यूमेरिकल भी जा सकते हैं। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई बॉटलनेक्स बाय शोइंग हाउ मेनी एंट्रीज ड्रॉप ऑफ एट ईच स्टेज। स्टेजेस शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड लेबल्ड। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अब इसका मतलब क्या है? तो ये अपना है नॉर्मल फनल चार्ट, ठीक है। हम आई गेस ये एक्सेल में मैंने बताया था ना क्या होता है, फिर बता। प्यारा शिकोले ना, जब जब तुझे एक्सेल चालू ले ला। पहिला व्हॅल्यू जास्त असेल बदल बनव. वाह, ठीक है। फिर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं क्रेडिट कार्ड की सेल का, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड की जो सेल है, सबसे पहले कि जो सेल्स पर्सन होते हैं उनका नंबर आएगा कि उन्होंने डेली 1000 लोगों को अप्रोच किया, ठीक है। उसमें से इंटरेस्टेड वर्स थे 800, ठीक है। 800 ही जन इंटरेस्टेड थे। फिर एलिजिबल थे तो 500 लिख लेते, 500 लोग एलिजिबल थे। फिर हाँ, अप्लाई 450 लोगों ने अप्लाई किया क्रेडिट कार्ड के लिए। फिर डिलीवर 420 लोगों को डिलीवर हो गया। फिर सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे ना, एक्टिवेट किया 200 लोगों ने, और फाइनली यूज किया 100 लोगों ने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फनल चार्ट, ठीक है। कि हम लोग देख रहे हैं कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड नंबर कैसे ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या फाइंड करते हैं, बॉटल नेक फाइंड करने का ट्राई करते हैं। बॉटल नेक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कितने लोग गए 200, यहाँ पर 300, यहाँ पर 50, यहाँ पर 30, यहाँ पर 20, 220, यहाँ पर 100, ठीक है। इतने लोग ड्रॉप ऑफ होते जा रहे हैं। इसका टोटल कितना आएगा अपना 900, मतलब कहीं पर तो 1000 कुछ तो मिस किया है। रुक जाओ, आएगा आएगा। दिख रहा है अभी? स्क्रीन ही दिख रहा है तुम्हें? स्क्रीन झाली स्क्रीन स्क्रीन में भी कुछ और नहीं सर स्क्रीन ठीक है. हाँ, तो कहाँ पर मिस कर रहे हैं, कुछ तो एक वैल्यू मिस कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ, 900 ही आएगा ना, क्योंकि 100 बचे अपने पास।
ठीक है, तो अपने को बॉटलनेक डिसाइड करना है, मतलब इस पूरे फनल में, इस पूरे प्रोसेस में मुझे ये फाइंड करना है सबसे पहले कि एग्जैक्टली सबसे ज्यादा नंबर्स ड्रॉप कहाँ हो रहे हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप हो रहे हैं ना 300 सबसे ज्यादा। क्या क्या उसका चार वीडियो चार किसका? क्योंकि अब कैसा है कि अब मन के देखो मतलब अभी बोल सकते हैं कि पुराने ये में बोल सकते हो फिर मजदूरी कराना हो सकता है ठीक है कोई भी चाहे आप हो नए हो कोई भी इसने ये क्यों तो चालू किया है? गवर्नमेंट जो पैसा देती है ना तो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर ले छोटे अटेम्प्ट्स है ना तो अगर आप बोलोगे नो आई नो ओनली व्हाट इज से ऑटोमेशन टेस्टिंग मॉडल ठीक है बट आई नो जो आई नो व्हाट ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो अभी। सो अभी सबसे ज्यादा जो नंबर्स ड्रॉप हो रहे हैं वो कौन से स्टेप पे ड्रॉप हो रहे हैं? एलिजिबल पे। ठीक है, तो मतलब 800 लोग इंटरेस्टेड थे लेकिन 500 लोग ही एलिजिबल थे। तो सबसे ज्यादा बॉटल नेक, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू ड्रॉप कहाँ हो रहे हैं? यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या ट्राई करेंगे एज अ डेटा एनालिस्ट? इस बॉटल नेक को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे और इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे कि एलिजिबिलिटी अगर 500 ही जन एलिजिबल हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? एज अ क्रेडिट कार्ड कंपनी मैं एनालाइज करने का ट्राई करूंगा, या तो ये गलती क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो सेल्स पर्सन है, सेल्समैन है, वो ऐसे लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जो कि एलिजिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो अगर खड़े हो गए स्कूल के बाहर जाके, सबको लेना है क्रेडिट कार्ड लेकिन एलिजिबल तो कोई होगा ही नहीं। तो बेसिकली वो अगर 1000 क्या 2000 क्या 10,000 लोगों को भी अप्रोच कर दे, फिर भी उसका फायदा तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि एलिजिबल ही नहीं है ज्यादा लोग। तो फिर एज अ डेटा एनालिस्ट या तो मैं ये देखूंगा कि इसका रीजन क्या है, एलिजिबल इतने कम क्यों है। क्या हमारी पर्टिकुलर कंपनी के जो रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो बहुत ज्यादा हाई है, तो वो मैं थोड़ा रिड्यूस करने का ट्राई करूंगा। या फिर मैं ये देखूंगा कि ये जो अप्रोच हो रहा है वो एग्जैक्टली किनको हो रहा है, किसको अप्रोच कर रहे हैं ये लोग। तो मैं उनको, सेल्समैन को ये बताने का ट्राई करूंगा कि जहां पर लोग ज्यादा एलिजिबल होंगे, फॉर एग्जाम्पल मे बी ऑन मेट्रोज, ऑन ट्रेन स्टेशन और ऑन बस स्टॉप, वहां पर ज्यादा जाने का बोलूंगा। या फिर जो आईटी हब्स होते हैं, हाँ कंपनीज होते हैं, उनके बाहर रुकने को बोलूंगा कि जैसी उनका लीव होता है तब पूछ लो, तब अप्रोच करो। कॉलेज कॉलेज जॉब हो गया तो क्रेडिट कार्ड के लिए जॉब लगता है ना। ये क्रेडिट कार्ड से कोई जॉब भी नहीं है। तो कौन है भाई तू? ठीक है, इसके बाद अभी यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ड्रॉप ऑफ हो रहा है, 300 के बाद 200। मतलब लोगों के घर पे क्रेडिट कार्ड गया तो है लेकिन एक्टिवेट नहीं कर रहे लोग। इसका रीजन क्या हो सकता है? या तो टाइम नहीं होगा या फिर प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं फिर? इन 100 लोगों को या फिर इन सारे के सारे लोगों को जिनके घर पे डिलीवर हुआ है उनको पर्सनली कॉल करेंगे, मतलब खुद नहीं, जो अपना कस्टमर केयर होगा उनको बोलेंगे कि पर्सनली कॉल करो इनको और इश्यू एनालाइज करने का ट्राई करो कि सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मे बी अगर टेक्निकल डिफिकल्टीज ही होंगी तो हम लोग ट्राई करेंगे उस प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ करने में, कि हम लोग इजियर प्रोसेस कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, तो हमारा सेल बढ़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये होने के बाद ज्यादा यहाँ पर हो रहा है कि इंटरेस्ट बहुत कम लोगों का है। तो क्या कर सकते हैं? अगेन हम लोग जिनको अप्रोच कर रहे हैं उनको चेंज कर सकते हैं, जो अपना ऑडियंस है उनको चेंज कर सकते हैं कि अप्रोच ऐसे लोगों को ही करो जो तुम लोग को लग रहा है कि क्रेडिट कार्ड्स के लिए इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हर स्टेप में देखते हैं कि हम कौन सा वाला स्टेप है जिसको इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 450 लोगों को मैंने अप्लाई कर दिया है और 420 लोगों को डिलीवर हुआ है, मतलब 30 लोगों को डिलीवर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व भी कर लूंगा तो मुझे एज अ डेटा एनालिस्ट या फिर एज अ बिजनेस ओनर ज्यादा कुछ प्रॉफिट होगा नहीं। ठीक है, तो जो जिस पे मैं बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ ना, उन स्टेप्स पे हमें पहले फोकस करना होता है। बाकी के स्टेप्स पे बाद में करेंगे चलेगा। बाकी के स्टेप्स
परफेक्शन पहुंचाने के लिए हम लोग के पास टाइम है, लेकिन जहां पर हम लोग बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं वहां मुझे फोकस करना है। ये मैं एज अ डेटा एनालिस्ट बाकी जो मेरे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताऊंगा, तो उसके लिए ये वाला चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? वाटर फ्लो चार्ट, फनल चार्ट है ये, और वो भी वाटरफॉल था, वाटर फ्लो नहीं था कोई। फिर आते हैं गेज चार्ट, कार्ड एंड केपीआई, तीनों एक ही फैमिली के मेंबर है। जब हमें एक सिंगल वैल्यू शो करना होता है तब हम लोग इन तीनों में से एक कोई यूज करते हैं। सबसे पहले आता है गेज चार्ट, जिसको स्पीडोमीटर भी बोला जाता है। ठीक है, इट इज आइडियल फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ टारगेट विदाउट टाइम ट्रेंड। मतलब बैकग्राउंड में क्या चेंजेस हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा सेल पहले हुआ था, फिर अभी कम 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 होते जा रहा है, या फिर पहले कम हुआ था अभी वो बढ़ते जा रहा है। ये सब टाइम ट्रेंड के बिना मुझे बस इतना देखना है कि मैंने तुम्हें दिया था ये पर्टिकुलर टारगेट, क्या वो अचीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो कितना दूर हो तुम लोग अचीव करने के, और अगर हो गया है तो क्या टारगेट के आगे चले गए हो या फिर कंप्लीटली अराउंड टारगेट हो। ये अगर मुझे चेंज चेक करना है तो हम लोग यूज करते हैं गेज चार्ट। ठीक है, यहाँ पर हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज ही जाते हैं। प्रोवाइड्स अ क्विक एट अ ग्लांस विजुअलाइजेशन ऑफ हाउ क्लोज अ वैल्यू इज टू इट्स टारगेट। टारगेट के हम लोग कितने करीब है कितने दूर है, ये देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं गेज चार्ट को। सिमिलर टू कार्ड विजुअल बट इट प्रोवाइड्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि हाँ ये देखो, ये जो बीच वाला लाइन है ये मेरा गोल है, तो ये गोल के मैं कितने करीब हूँ कितने दूर हूँ ये चेक कर सकता हूँ। अवॉइड यूजिंग टू मेनी गेजेस इन अ सिंगल रिपोर्ट। एक डैशबोर्ड के अंदर, एक रिपोर्ट के अंदर ज्यादा गेजेस मत यूज करो, एट मैक्स एक दो ठीक है। फिर टारगेट इज ईदर प्रेजेंट इनसाइड और यू कैन क्रिएट अ टारगेट मेजर। मतलब या तो टारगेट ऑलरेडी दिया होगा तुम्हें, कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल 262.89,000 टारगेट या तो दिया होगा या तो हमें खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम लोग ये गेज चार्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन चीजें होती है, हमें मिन, मैक्स एंड टारगेट, ये तीन चीजें डिसाइड करनी होती है। मिन बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, ठीक है, और मैक्स जो होता है बाय डिफॉल्ट जितनी करंट वैल्यू है इंटू टू, ये मैक्स होता है बाय डिफॉल्ट। तो अगर वो भी मुझे चेंज करना है, कि मुझे पता है मे बी मेरी अगर ये क्लास के बारे में बोलूंगा तो मिनिमम 0 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हो गए, मैक्सिमम अगर मेरी कैपेसिटी है या फिर यूनिवर्सिटी की कॉलेज की कैपेसिटी है 100 स्टूडेंट्स, तो मैक्स क्या होगा 100, और मैं बोलता हूँ कि मेरा टारगेट है कि 80 स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स होंगे तभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ये तब हम लोग गेज यूज कर सकते हैं। मिनिमम 0 जाएगा, मैक्सिमम 100 जाएगा जितने मेरी सीटिंग कैपेसिटी है, एंड टारगेट 80 जाएगा। जी की जो कि मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि एटलीस्ट इतना टारगेट कंप्लीट होगा, इतने स्टूडेंट्स इनरोल होंगे, तभी मैं मेरे एम्प्लॉयज को, मेरे फैकल्टीज को पे कर सकता हूँ टू टेक देयर लेक्चर्स। क्लियर है? तभी हमारा यूनिवर्सिटी जो है वो प्रॉफिटेबल होगा। क्लियर है? तो इस टाइम हम लोग यूज करते हैं गेज चार्ट। मेरा मम्मी क्या बोल रही है, आपने कौन नहीं, आपने कौन। फिर कार्ड होता है जो हमने कल बनाया था। ठीक है, नॉर्मल बस वैल्यू दिखता है, सो इट इज आइडियल फॉर हाईलाइटिंग अ की वैल्यू सच एज टोटल सेल्स, टोटल कस्टमर्स, नेट प्रॉफिट एक्सेट्रा। यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, अगेन न्यूमेरिकली होगा। बेस्ट suited for single aggregated value such as totals, average और max values। हमने भी वही निकाला था, टोटल एवरेज कार्ड वैल्यू निकाला था, एवरेज रेटिंग निकाला था, टोटल सेल्स निकाला था, टोटल ऑर्डर्स निकाला था। यूज अ कार्ड विजुअल व्हेन यू वांट टू डिस्प्ले अ सिंगल यूनिट, सिंगल वैल्यू विदाउट द कंटेक्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस ट्रेंड्स और गोल। मतलब परफॉर्मेंस ट्रेंड क्या है उसका, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो सब नहीं देखना है, टारगेट अचीव किया है नहीं किया है नहीं देखना है, मुझे बस वैल्यू देखना है कि क्या वैल्यू है। हाँ, क्या वैल्यू है वही देखना है, तब हम लोग यूज करेंगे कार्ड। कीप द विजुअल सिंपल टू ड्रॉ अटेंशन टू द की मेट्रिक। मतलब ज्यादा यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज नहीं करना है, सिंपल ही रखना है। यूज क्लियर बोल्ड फॉर्मेटिंग टू मेक द नंबर स्टैंड आउट। ठीक है, बोल्ड वगैरह यूज करो, सिंपल क्लियर फॉर्मेट टेक्स्ट यूज करो, एड डिस्क्रिप्टिव लेबल टू इंश्योर यूजर्स अंडरस्टैंड व्हाट द वैल्यू रिप्रेजेंट्स। मतलब यहाँ पर लिखो सम ऑफ सेल्स या फिर टोटल सेल्स, वरना सिर्फ नंबर लिखोगे 1.57 मिलियन,
मतलब कुछ नहीं है उसका, समझेगा नहीं किसी को। सेपरेट आप अगर Best for highlighting single number. If you need to show multiple metrics in a compact form, consider using multi-row cards. ये भी अगेन टाइप ऑफ चार्ट है पावर बीआई के अंदर। फिर लास्ट अपना आज जो देखने वाले हम लोग, दैट इज केपीआई। केपीआई का फुल फॉर्म होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इट इज आइडियल फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ गोल। प्रोग्रेस ही ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन विथ ट्रेंड। बैकग्राउंड में देखोगे तो ट्रेंड दिख रहे हैं यहाँ पे। वैल्यू अगेन न्यूमेरिकल है। इट इज बेस्ट सुटेड फॉर शोइंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ टारगेट और गोल। डिस्प्लेस करंट वैल्यू, टारगेट वैल्यू एंड ऑप्शनल ट्रेंड। मतलब यहाँ पर ये जो रेड में दिख रहा है, ये अपना करंट वैल्यू है। रेड कलर से क्यों दिख रहा है? क्योंकि नीचे अगर देखोगे गोल, गोल अपना कितना था? 39.55, जो कि अचीव नहीं हुआ था, इसलिए रेड कलर में दिख रहा है। अगर ये अचीव्ड हुआ रहता तो ग्रीन कलर में विजुअलाइज होता। ठीक है, यहाँ पर ये भी लिखा है कि कितना परसेंट हम लोग शॉर्ट है। -33% चल रहे हैं हम लोग अपने गोल के हिसाब से, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। यूज फॉर ट्रैकिंग परफॉर्मेंस ओवर टाइम, शोइंग हाउ क्लोज यू आर टू द गोल। यूज कलर कोडिंग ग्रीन येलो रेड टू इंडिकेट परफॉर्मेंस रिलेटिव टू द टारगेट। मतलब अगर टारगेट क्रॉस हुआ है तो ग्रीन, नहीं हुआ है तो रेड, क्लोज है तो येलो। Keep it simple, focusing on the key metric and goal. Ensure clear distinction between actual value and target. Actual value and target अलग अलग दिखने चाहिए, समझने चाहिए। क्लियर है सारे के सारे चार्ट्स? तो यही मेजोरिटी ऑफ टाइम्स तुम लोग चार्ट्स यूज करोगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं। अब इसके अलावा भी बहुत चार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे, यहीं पे टोटल 42 चार्ट्स हैं। और अगर तुम लोग जाते हो यहाँ पे गेट मोर विजुअल्स पे, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा चार्ट्स तुम लोग को दिख जाएंगे। बहुत चार्ट्स हैं, तो सारे कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ये जो मैंने अभी दिखाए थे, वो चार्ट सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो उन पे पहले फोकस करो, उनको मास्टर करो, देन तुम्हें कस्टम कोई भी यूज करने होंगे चार्ट्स, तो वो तुम लोग यूज कर पाओगे। क्लियर है? तो अब ये सारे चार्ट्स खुद से एक बार बनाने का ट्राई करो, या फिर रुको, हम ये भी देख फिर ये आपका सब रहता कि है और कौन से टाइप के चार्ट्स होते हैं। एचआर मॉक में क्या रहता है, 10 से 15 मिनट हम लोग एक टॉपिक देते हैं और कैंडिडेट्स को कोई कुछ डाउट पूछ रहा है क्या? तो नॉर्मली हाँ, तो वही पूछा मैं, कोई डाउट है? कॉन्फिडेंस, तो ये तो आप नॉर्मली इसको कर सकते हो, सोचते हैं अपने काम बहुत प्रोसेस उसको किया है। डाउट है या नहीं है? क्या है, फिर हमारे प्रोसेस नंतरच्या गोष्टी नंतर विचारायच्या, आता करंट काय चाललंय? जैसे अभी हजार पेपर के बाकी 5,000 कोऑर्डिनेट है, आप कल परसों में रोल में अप्लाई करके और तो बाकी ये भी थोड़े बहुत देख लो। फॉर द प्रोसेस वो आपका तो ये टाइप के हम लोग ना विजुअल्स बनाते हैं। ये सारे कैटेगरीज है कि अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो क्या क्या यूज कर सकता हूं मैं। अगर मुझे टाइम सीरीज ट्रेंड देखना है तो क्या यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है, कंपोजिशन के लिए क्या है, रिलेशन के लिए क्या है, ज्योग्राफिक के लिए क्या है, रैंकिंग के लिए क्या है। ये सारे कैटेगरीज है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे वो। जब भी हमें कंपेयर करना होता है विजुअल्स, तो कंपैरिजन के ये 6 मेन विजुअल्स है। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट, स्टैक्ड बार चार्ट एंड रिबन चार्ट। ठीक है, इनको हम यूज करते हैं टू कंपेयर विजुअल्स। इट इज यूज फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज अक्रॉस कैटेगरीज। These visualizations help to compare data points side by side. साइड बाय साइड डेटा कंपेयर करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। यू नीड टू कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस कैटेगरीज, तब इसको यूज करेंगे। यहाँ पर लाइन चार्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर गलती से मैंने लाइन चार्ट लिख दिया, यहाँ पर कॉलम चार्ट ही आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि लाइन चार्ट से हम लोग कैटेगरीज कंपेयर नहीं करते, हम लोग ओवर टाइम का ट्रेंड देखते हैं। हाँ, सो उसके बाद आता है ट्रेंड एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। इसमें इट इज यूज टू डिस्प्ले ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड फ्लक्चुएशंस ओवर टाइम। उसमें आता है एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, स्टैक्ड एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट एंड कॉम्बो चार्ट। ठीक है,
ये टाइप के चार्ट हम लोग यूज करते हैं टाइम के डेटा को एनालाइज करने के लिए। यूज व्हेन यू वांट टू एनालाइज ट्रेंड्स ओवर टाइम। सो अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब रट्टा मारो, ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ्स वगैरह मैं शेयर करूंगा, तुम लोग बस ये ध्यान में रखो कि अगर हाँ, जब भी तुम लोग कोई भी चार्ट बनाने जाओगे कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए चार्ट बनाना, तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये टेम्पोरल डेटा है, क्या ये कैटेगरिकल डेटा है, फिर इसके हिसाब से फिर कौन से ऑप्शन है मेरे पास। चलो ये 5-6 ऑप्शंस है, इन 5-6 ऑप्शंस में से कौन सा वाला चार्ट सबसे बढ़िया दिखेगा यहाँ पर विजुअली, कौन सा वाला चार्ट सबसे ज्यादा मुझे रिजल्ट दे रहा है, वो यूज करना है तुम लोग, ठीक है। तो ये रट्टा मत मारो, थोड़ा बहुत याद रखो बस कि लाइन चार्ट टेम्पोरल के लिए ही, टाइम के लिए ही यूज होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर इट इज यूज फॉर एनालाइजिंग डेटा स्प्रेड और आउटलायर्स, ये ज्यादा स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स हैं। तो हिस्टोग्राम हो गया, स्कैटर चार्ट हो गया, बॉयलिन प्लॉट हो गया, बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट हो गया, मतलब इन शॉर्ट बॉक्स प्लॉट हो गया। जो ज्यादा स्टैटिस्टिकल टर्म्स होते हैं उनके लिए हम लोग ये वाले चार्ट यूज करते हैं। दीज विजुअलाइजेशन शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफाई पैटर्न्स और आउटलायर्स। जो शायद तुम्हें अगर वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, आउटलायर्स, वो सब चीजें अगर देखनी है तो हम लोग ये वाले चार्ट यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ से तुम लोग को बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से जो अपना नॉर्मल बॉक्स प्लॉट ऐसे दिखता है, ठीक है। तो ये इनको हम लोग बोलते हैं विस्कर्स, ये अपना होता है बॉक्स। तो विस्कर्स के बाहर जो डेटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटलायर। तो वो देखना है कि मेरे डेटा में आउटलायर कितने हैं। आउटलायर का मतलब क्या होता है, अगर कब देखते हो, यूजुअली जो लोन का डिपार्टमेंट होता है या फिर रिस्क एनालिसिस का डिपार्टमेंट होता है, स्कैम का डिपार्टमेंट होता है, वो यूजुअली ये वाले चार्ट्स देखता है ज्यादा। अब लोन डिफॉल्टर कौन होगा या फिर इन शॉर्ट आउटलायर कौन होगा। अभी फॉर एग्जांपल इस क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, 10 जनों में से 9 जनों का जॉब लग गया, उनको मिला 4 to 5 LPA, ठीक है, 4 to 5 LPA मिला सबको। और एक ही बच्चा है जिसको मिला 10 to 20 LPA, तो वो क्या हो गया, आउटलायर हो गया, पूरे भीड़ से अलग है। हाँ, पूरे भीड़ से अलग है भाई, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे आउटलायर। जो अपने पूरे भीड़ से अलग वैल्यू होता है उसको हम लोग आउटलायर बोलते हैं। तो वो हम लोग क्रेडिट कार्ड या फिर स्पैम डिटेक्शन में डिटेक्ट क्यों करते हैं, ताकि हम लोग एज अ क्रेडिट कार्ड कंपनी या फिर एज अ लोन कंपनी, मुझे ये पता चले कि भाई ये कस्टमर थोड़ा अलग है, ये हो सकता है लोन डिफॉल्ट कर दे। तो रिस्क एनालाइज करने के लिए हम लोग ये सब यूज करते हैं टेक्निक्स। क्लियर है। फिर आते हैं कंपोजिशन विजुअल्स। इट इज यूज फॉर पार्ट टू होल एनालिसिस। एक कैटेगरी कितना पूरे ओवरऑल में कंट्रीब्यूट कर रहा है ये पता करने के लिए या फिर ये विजुअलाइज करने के लिए हम लोग ये विजुअल्स यूज करते हैं। तो उसमें आता है पाई एंड डोनट चार्ट, स्टैक्ड कॉलम चार्ट, फनल चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, स्टैक्ड बार चार्ट एंड ट्री मैप। इतने सारे चार्ट्स आते हैं। कब यूज करना है, व्हेन यू नीड टू शो परसेंटेज और प्रपोर्शंस। एक्चुअल नंबर नहीं दिखाना है, परसेंटेज या फिर प्रपोर्शन दिखाना है, तब ये वाले चार्ट्स यूज करते हैं। फिर आता है रिलेशन एंड कोरिलेशन। अगेन स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है बहुत ज्यादा। इट इज यूज फॉर एनालाइजिंग रिलेशनशिप एंड कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट डेटा पॉइंट्स। यूज व्हेन यू नीड टू फाइंड कोरिलेशंस और रिलेशनशिप बिटवीन डेटा पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी दिया रिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड स्पेंड। सो तुम्हें देखना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मेरे पास एक टेम्परेचर का कॉलम है, एक मेरा आइसक्रीम सेल का कॉलम, ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या मेरा आइसक्रीम सेल है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, या फिर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। एक पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से दूसरा वैल्यू चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। चेंज भी कैसे हो रहा है, क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है, मतलब एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरा वैल्यू बढ़ रहा है, या फिर वो इनवर्स प्रोपोर्शन में, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है। इसी को बोलते हैं कोरिलेशन, ठीक है। एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरा वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। एक की वैल्यू बढ़ने से अगर दूसरे की वैल्यू घट रही है तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव कोरिलेशन। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, तो उस कॉलम पे मैं बहुत फोकस करूंगा, क्योंकि ये मेरा जो अपना आउटपुट है सेल्स, इसको इंक्रीज कर रहा है। या फिर अगर ऐसे भी होगा कि एक कॉलम के बढ़ने से मेरा सेल जो है डिक्रीज हो रहा है,
फिर भी मैं उस पे फोकस करूंगा कि भाई इस कॉलम से मेरे नुकसान हो रहा है, तो मैं उसको स्टॉप करने का ट्राई करूंगा। लेकिन अगर एक ऐसा कॉलम है जो ना पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा रहा है ना निगेटिव कोरिलेशन दिखा रहा है, तो उस पे मैं ज्यादा फोकस ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो अफेक्ट ही नहीं कर रहा है मेरे बिजनेस पे। क्लियर है? हाँ। फिर आता है जोग्राफिकल विजुअल्स। यूज व्हेन डेटा कंटेन्स जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन लाइक कंट्री, सिटी, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड। अगर ऐसा डेटा होगा तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। उसमें आता है मैप, आर्क जीआईएस मैप, ग्लोब मैप, फील्ड मैप, शेप मैप। ठीक है। कब यूज करना है? व्हेन यू नीड टू डिस्प्ले जोग्राफिकल डेटा। अब ये जोग्राफिकल डेटा या फिर मैप्स कब यूज करोगे, क्या लग रहा है इसका क्या यूज होगा? हाँ, वो निकालने के लिए, लेकिन क्या यूज होगा? मुझे प्रैक्टिकल यूज बताओ कि हाँ हम लोग इसका यूज करके ये चीज कर सकते हैं। मैप रहेगा। यूरोप इसमें ज्यादा अगर से प्रॉफिट होता रहेगा। हाँ। सर्कल और बड़ा नहीं रहेगा। हाँ। यहाँ पर छोटा। हाँ, तो उसका हम लोग क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, उसका यूज क्या कर सकते हैं? ठीक है। मतलब हाँ, ये भी एक हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि हम कौन सी कंट्री मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, कौन सी कंट्री मुझे कम प्रॉफिट दे रही है, मुझे कौन से पर्टिकुलर स्टेट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर मुझे ग्रोथ करनी है। तो फॉर एग्जांपल, अब एक कंट्री पे अगर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है ऑलरेडी, तो मैं वहां पे ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैं कहाँ दिमाग लगाऊंगा? जहां पर मुझे कम प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए, या फिर जो फ्रेंचाइजीज होती हैं, या फिर पेट्रोल पंप्स होते हैं, या फिर एटीएम्स होते हैं, वो क्या करते हैं? मैं लोकेशन पे देखूंगा कि कहाँ कहाँ पे पेट्रोल पंप्स है, कहाँ कहाँ पे एटीएम्स है, कहाँ कहाँ पे मे बी मैकडी के शॉप्स है। तो मुझे एज अ कंपनी ओनर या फिर एज अ न्यू बिजनेस ओनर, मुझे अगर फ्रेंचाइजी खरीदनी है, तो मैं मेरा लोकेशन डिसाइड करूंगा, ऐसा लोकेशन जहां पे आजू बाजू में ज्यादा मैकडी के शॉप्स नहीं है। पेट्रोल पंप में वहां पे बनाऊंगा जहां पर आजू बाजू में आसपास ज्यादा पेट्रोल शॉप्स नहीं है, पेट्रोल पंप्स नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो ये सारे एनालिसिस के लिए हम लोग जोग्राफिकल डेटा यूज कर सकते हैं। क्लियर है? फिर रैंकिंग विजुअल्स। रैंकिंग के लिए हम लोग या तो डिकम्पोजिशन ट्री यूज कर सकते हैं, या तो बार चार्ट जो हमने कल बनाया था टॉप 5 बॉटम 5 के लिए, या तो रिबन चार्ट, या फिर केपीआई इंडिकेटर। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर शोइंग टॉप और बॉटम परफॉर्मेंस, सेम जो हमने कल किया था। हाईलाइट द बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डेटा सेट, यूज व्हेन यू वांट टू रैंक आइटम्स। फिर एडवांस एनालिटिक्स विजुअल। केपीआई नहीं है ये, केपीआई इंडिकेटर है, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट। फिर एडवांस एनालिटिक्स, इट इज यूज फॉर इंसाइट्स एंड डिसीजन मेकिंग। अब ये थोड़ा बोल सकते हो कि थोड़ा एआई के हेल्प से या फिर ऑटोमेटिकली कुछ चीजें हमें बताता है। तो वो ऐसे कितने चार्ट है? एक स्मार्ट नैरेटिव है, एक क्यूएनए विजुअल है। क्यूएनए विजुअल में क्या होता है कि हम लोग खुद से क्वेश्चन डालेंगे कि मुझे, अभी फॉर एग्जांपल तुम्हें पता नहीं था कि टॉप 5 आइटम्स कैसे निकाले बाय देयर रैंकिंग्स, तो अगर मैं टाइप कर सकता हूँ टॉप 5 आइटम्स बाय रैंकिंग, सॉरी रेटिंग, तो वो खुद से ही एनालाइज कर देगा डेटा और खुद से ही ग्राफ बना के दे देगा। ये होता है क्यूएनए विजुअल। ठीक है, हम लोग बस कमांड डालेंगे, वो खुद से ही पूरा का पूरा चार्ट वार्ट बना के दे देगा अपने। फिर की इन्फ्लुएंसर चार्ट, ये क्या होता है कि हम दो वैल्यूज ऐड करते हैं, मे बी सेल्स, प्रॉफिट, वो सब ऐड करेंगे, और एक कॉलम ऐड करेंगे मे बी टाइम वाला। ठीक है, तो वो बताएगा कि क्या टाइम से सेल्स पे अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कोरिलेशन बोला था मैं, हमें तब मैन्युअली देखना पड़ेगा ना। की इन्फ्लुएंसर क्या करता है, खुद से डिटेक्ट कर लेता है कि क्या इनमें कुछ रिलेशन है, रिलेशन है तो पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये चीजें वो खुद से करके दे देता है, की इन्फ्लुएंसर्स। हाँ हाँ, यूज कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, तो पावर बीआई की चार्ट है ना ये। So these help in in-depth analysis, forecasting and breakdowns. You use this when you need AI-driven insights or drill down analysis. ठीक है, ये हम लोग इस पे थोड़ा देखेंगे कैसे काम करता है, ये कैसे कर सकते हैं इसको यूज। फिर आता है केपीआई परफॉर्मेंस ट्रैकिंग विजुअल्स, ये सब। तो यहाँ पर केपीआई, कार्ड विजुअल, बुलेट चार्ट एंड गेज चार्ट है। ठीक है, इट इज यूज टू मॉनिटर की मेट्रिक्स एंड बिजनेस परफॉर्मेंस।
You need to track KPIs like revenue, targets और customer satisfaction score. KPI का फुल फॉर्म क्या था? नहीं दोनों हाँ, कोर्स के लिए ना अब ये आता है अपना टेबल एंड मैट्रिक्स विजुअल. इट इज यूज टू डिस्प्ले रॉ डेटा इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्मेट. रॉ डेटा अगर मुझे रिपोर्ट में ऐड करना है, थोड़ा बहुत दिखाना है, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं. इसमें क्या आएगा? मैट्रिक्स विजुअल एंड टेबल विजुअल, जो कि ऑलरेडी पावर बीआई के चार्ट्स में एग्जिस्ट करता है. और पाइवट टेबल को भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, वो पावर क्वेरी एडिटर वाला पाइवट टेबल नहीं, वो अलग है. यहाँ पे हम लोग विजुअल ऐड कर सकते हैं पाइवट टेबल. यूज व्हेन यू नीड टू शो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. ठीक है, बस हो गया. इतने ही अपने कैटेगरीज हैं. अब क्यू चार्ट्स यूज करते हैं हम लोग एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए, अपने ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करने के लिए, और इम्प्रूव कम्युनिकेशन. मतलब एक चीज अगर मैं बस वर्बली बोलते जा रहा हूँ, और दूसरा मैंने अगर यहाँ पर ग्राफ बना के रखा है, ग्राफ के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो इस कैटेगरी में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, या फिर इस कंट्री में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इस कंट्री में बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें ये इस वाले कंट्री पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. तो वो ज्यादा अपीलिंग होता है, ज्यादा इजीली समझता है हमें. ठीक है, तो ये सारी रीजंस है. बस हो गया, खत्म. क्लियर है फिर? आज हमने बस देखा कि कौन से चार्ट्स है, कब कब यूज कर सकते हैं. इसमें अभी किसी को कुछ डाउट है?